आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का स्टैंडर्ड जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड नंबर 6 है, जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग की कन्वर्जन पे है कि कन्वेंशनल बैंकिंग को अगर इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके क्या अहकामात हैं। ये स्टैंडर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के प्रेजेंट सिनेरियो में, जहाँ पर इस वक्त इस कन्वेंशनल बैंक्स इस्लामिक में कन्वर्ट हो रहे हैं और रेगुलेटर की तरफ से खास इंस्ट्रक्शंस हैं तमाम बैंक्स को कि बाय 2027 तमाम बैंक्स कन्वर्ट हो जाएं। तो ये जो स्टैंडर्ड है इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जो स्टैंडर्ड है तमाम बैंक्स को भेजा है ताकि वो इस स्टैंडर्ड को रिव्यू करें। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो स्टैंडर्ड्स हैं, यूपी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर रहा है। तकरीबन काफी ये इस तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं। तो अडॉप्ट करने का तरीका ये होता है कि ये पहले पूरा ड्राफ्ट भेज देते हैं बाकी बैंक्स को, तमाम बैंक्स को, और तमाम जो मुतल्लिका शेयर होल्डर्स हैं, और उनसे वो राय तलब करते हैं। तो बैंक जब अपनी राय दे देते हैं तो इनको कलेक्टिवली डिस्कस किया जाता है उस कमेटी में, जो शरिया जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरिया स्कॉलर्स और डिफरेंट एकेडमियंस और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तश्कील दी हुई है, जो कि इसी कमेटी इसी स्टैंडर्ड्स पर इन्हीं स्टैंडर्ड्स पे बात करती है, और उनको फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बाज तरामीम के साथ एक्सेप्ट कर लेती है और उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो ये जो स्टैंडर्ड है इसको रिसेंटली हमें भेजा गया था और तमाम बैंक्स ने इसको रिव्यू करके सबमिट कर दिया थे अपनी अपनी ओपिनियंस। अब देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको कब अडॉप्ट करता है। अभी इनकी अपनी जो इंटरनल मीटिंग है वो होनी बाकी है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि वो इसको किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। इस स्टैंडर्ड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। This standard covers fundamental mechanism for converting a commercial bank to a bank that complies with Sharia rules and principles right after the decision to undertake immediate comprehensive conversion within a particular designated period that is announced। कि जब भी कोई बैंक जब ऐलान किया जाएगा कि अब कन्वर्ट होने जा रहा है, तो ये स्टैंडर्ड उस फंडामेंटल मैकेनिज्म को कवर करता है जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक को शरिया रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के हवाले से उसको मतलब उस पर लाजिम है ताकि वो अपने आप को इस्लामिक में ढाल सके। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है इसमें कोई ज्यादा शरिया की टर्म्स या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। इसमें सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादातर उसकी कॉमन सेंस की चीजें हैं। और हमारा टारगेट ये है कि ये स्टैंडर्ड हम आज कंप्लीट कर लें। तो इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आप थोड़ा सा, आई होप कि आप पढ़ के आ चुके होंगे, और अगर नहीं भी पढ़ा तब भी आप थोड़ा सा इस पे गौर कर लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। आगे पढ़ते हैं। वेदर सच अ डिसीजन कम्स फ्रॉम विद इन द बैंक और फ्रॉम आउटसाइड द बैंक टू बी कन्वर्टेड बाय आउटसाइड पार्टीज इंटरेस्टेड इन कन्वर्टेड। अब वो कह रहे हैं कि जो कन्वर्जन का डिसीजन है वो इनसाइड या आउटसाइड दोनों तरह से हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो खुद से इसको करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, या फिर ये कि एक्सटर्नली कोई आ जाता है और बैंक को एक्वायर करता है, और वो इस नीयत से एक्वायर करता है ताकि इसको इस्लामिक में कन्वर्ट कर दे। या फिर ये कि थर्ड पार्टी या रेगुलेटर की तरफ से, जैसे पाकिस्तान के सिनेरियो में है कि हमारे यहाँ रेगुलेटर की तरफ से इस पर काफी फोकस है। टारगेट दिया गया 2027 तक कन्वर्ट करना है। तो ये इस तरह की सिचुएशन को ये स्टैंडर्ड हैंडल करता है। द स्टैंडर्ड कवर्स द टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन, द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन द मेथड्स यूज्ड टू सॉलिसिट एंड रिसीव डिपॉजिट्स, एंड मेथड्स टू बी यूज्ड टू इन्वेस्ट सच डिपॉजिट्स। ठीक है, बहुत क्लियर सी बात है। द स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन हाउ टू ट्रीट द रिसीवेबल्स एंड लायबिलिटीज रियलाइज्ड बाय द बैंक प्रायर टू द कन्वर्जन। कन्वर्जन से पहले अब बैंक के पास कुछ रिसीवेबल्स होंगे, कुछ इंटरेस्ट की मद में कुछ रिसीवेबल्स होंगे, कुछ इंटरेस्ट की मद में उसके ऊपर लाइबिलिटीज होंगी, कुछ उसने वसूल करने हैं, कुछ उसने पे करने हैं। तो ये स्टैंडर्ड उन चीजों की बात करता है कि कन्वर्जन से पहले जो कि इम्परमिसिबल चीजें उसके पास रिसीवेबल या लाइबिलिटीज थी, उनको कैसे किस तरह से डिस्पोज ऑफ करेगा। वेदर और नॉट सच रिसीवेबल्स एंड लाइबिलिटीज आर रिसीव्ड और पेड। अगर रिसीव कर चुका है तो उसके अहकामात क्या है, और अगर वो पे कर चुका है तो उसके अहकामात क्या है, ये स्टैंडर्ड कवर करेगा। द स्टैंडर्ड इंक्लूड्स अ ट्रीटमेंट of the prohibited assets that are in the possession of the bank before conversion and the appropriate ways of disposing of them। ये भी स्टैंडर्ड कवर करता है कि इसमें अगर कोई प्रोहिबिटेड
एसेट्स हैं, कोई एसेट्स इस तरह के हैं जो कि शरिया जिनसे मना करता है और बैंक के पास हैं, उनको वो किस तरह से डिस्पोज ऑफ करेगा। अच्छा, कौन सी चीजें ये स्टैंडर्ड कवर नहीं करेगा? द स्टैंडर्ड डज नॉट कवर एक्टिविटीज ऑफ द कन्वर्टिंग बैंक दैट आर नेचुरली परमिसिबल और द प्रॉफिट मेड बाय परमिसिबल मींस एज दीज आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कन्वर्ट। वो कह रहे हैं कि उन चीजों को कवर नहीं करेगा स्टैंडर्ड जो कि नेचुरली परमिसिबल है, यानी हलाल मामला अगर बैंक में हैं। आप सबके इल्म में होगा कि अगर शरई नुक्ता निगाह से देखें तो जरूरी नहीं कि बैंक के तमाम जो उसके उमूर है वो तमाम के तमाम हराम कामों पर मुश्तमिल हो। बैंक मुरक्कब होता है मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स का, उसमें बाज़ सूरतें जायज़ होती हैं, बाज़ सूरतें नाजायज़ होती हैं। तो बैंक की अगर पहले से ही कोई परमिसिबल एक्टिविटीज हैं तो ये उनको कवर नहीं करता। दिस इज बिकॉज, यहाँ से पढ़ो दस दस, ठीक है। दिस इज बिकॉज देयर इज नो शरी ऑब्जेक्शन टू द बैंक कंटिन्यूइंग सच एक्टिविटीज और employing them for its own benefit। अगर बैंक की कोई शरिया कंप्लाइंट कोई एक्टिविटी है या ऐसी एक्टिविटी है जिसपे शरिया की कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो उसमें शरिया को कोई मसला नहीं है कि बैंक उसको जारी रखे। द स्टैंडर्ड ऑल्सो डज नॉट कवर एक्टिविटीज ऑफ इस्लामिक विंडोज और डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स इन कन्वेंशनल बैंक्स। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक्स हैं जिनकी अपनी इस्लामिक विंडोज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं या यूनिट्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड उनको भी कवर नहीं करता, उनकी एक्टिविटीज को भी कवर नहीं करता। ये स्टैंडर्ड कवर करता है फकत कन्वेंशनल को इस्लामिक में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्लॉज 2 से टाइम फ्रेम फॉर द कन्वर्जन। कन्वर्जन के लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? ये कह रहे हैं इट इज नेसेसरी दैट ऑल शरिया रिक्वायरमेंट बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कन्वेंशनल बैंक टू अ पोटेंशियल इस्लामिक बैंक। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कन्वर्ट करते हैं तो तमाम शरिया रिक्वायरमेंट का ख्याल रखना है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द शरिया रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बी ऑब्जर्व्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल न्यू ट्रांजेक्शंस आफ्टर कन्वर्जन। जाहिर है कन्वर्ट आपने कर दिया तो उसके बाद फिर आपको तमाम शरिया रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को उसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह से एक नॉर्मल इस्लामिक बैंक को करना पड़ता है। इन प्रिंसिपल द ट्रांजेक्शंस दैट आर कंक्लूडेड बिफोर द डिसीजन टू कन्वर्ट मस्ट बी सीज्ड और डिस्पोज ऑफ इमीडिएटली। यानी कि जो ट्रांजेक्शन जो के डिसीजन से पहले कंक्लूड हो चुकी हैं, उनको या तो आप रोक दें या फिर उनको आप इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करें। ठीक है, इनकी तफसीलात आगे आई। इट इज नॉट परमिसिबल to delay clearing out non-permissible transactions until unless such delay becomes a necessity or a pressing need। आपके लिए इन जो हराम उमूर हैं उसको डिस्पोज ऑफ करना, उसमें डिले करना आपके लिए जायज नहीं है, मगर ये कि बाज मजबूरियों में जहां पर ये आपके लिए डिले करना लाजमी हो। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे परफेक्ट एग्जांपल इस वक्त कन्वर्जन की फैसल बैंक की है। तो फैसल बैंक ने एकदम से कन्वर्ट नहीं किया अपने, कुछ ब्रांचेस उन्होंने रखी कन्वेंशनल की, ग्रेजुअली उन्होंने इसको कन्वर्ट किया। तो अगर ऐसी अभी कुछ अर्सा पहले तक इनकी एक ब्रांच थी जहां पर इन्होंने इस तरह की इम्परमिसिबल जो लोन्स थे वो वहां पर पार्क किए हुए थे, जिनसे एकदम से छुटकारा मुमकिन नहीं था। तो ये आप डिले कर सकते हैं मगर उस सूरत में जब कि कोई बहुत ही मजबूरी हो और कोई इस तरह की नीड हो। Thus, the circumstances surrounding the conversion must be taken into consideration in order to avoid the risk of failure or breakdown of the bank's operation। मतलब इस कदर डायर नीड हो के बिल्कुल रिस्क ऑफ फेलियर या बैंक ऑपरेशंस का बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाना कि भाई बैंक तबाह बर्बाद हो जाएगा, उस तरह की सिचुएशन हो तो फिर आपके लिए इजाजत है। टेकिंग इनटू अकाउंट दैट द प्रोविजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड विल बी अप्लाइड टू अकोमोडेट द सिचुएशन। मतलब इस स्टैंडर्ड में जो चीजें आपको बताई गई हैं, इस सिचुएशन को अकोमोडेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए आप उनका ख्याल रखें। ठीक है, ये सब कॉमन सेंस की बातें। अगले क्लॉज पे चलते हैं, 2/2 पे। If the bank did not decide on an immediate and comprehensive conversion as per item 2/1 and decided to adopt a gradual or partial conversion, अगर बैंक ने फौरी तौर पर कन्वर्जन का फैसला नहीं किया और ये फैसला किया कि हम ग्रेजुअली रफ्ता रफ्ता तदरीजन इसको कन्वर्ट करेंगे, देन इट इज नॉट regarded as a converted bank and may not be granted a license as an Islamic bank unless the conversion process is completed। ये भी कॉमन सी बात है, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको
एकदम से आप इस्लामिक बैंक ट्रीट नहीं करेंगे जब तक कि वो अपना कन्वर्जन प्रोसेस कंप्लीट ना करे। जब तक कोई बैंक फुली कंप्लाइंट ना हो जाए, फुली शरिया कंप्लाइंट ना हो जाए, तो उसको इस्लामिक बैंक करार नहीं दिया जा सकता और उसको लाइसेंस भी ग्रांट नहीं किया जा सकता। The shareholders are required to accelerate the process of conversion in order to free themselves from the sin of impermissible activities. अगर शेयर होल्डर ने डिसाइड कर लिया कि हमने हमें कन्वर्ट करना है और उसमें वो ताखीर करें, तो ये फिर उसके लिए मुनासिब नहीं है। ये जायज़ नहीं है कि वो जानबूझकर ताखीर करें, और उनके लिए ये लाजिम है कि वो जल्द से जल्द अपने आप को इनपरमिसिबल एक्टिविटीज, हराम उमूर या गुनाह गुनाह से अपने आप को बचाएं। जो लिखा हुआ है भाई वो मैं पढ़ रहा हूँ। दिस स्टैंडर्ड में बी यूज एज अ गाइडलाइन फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन। ये स्टैंडर्ड में जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसको आप अम, उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी बेसिस पर, जो कि कन्वर्जन के लिए जरूरी है। The impermissible profit realized and transactions concluded during the period of conversion can be treated as per the explanation in item 8 to 11। कि जो इनपरमिसिबल प्रॉफिट्स हैं जो कि रियलाइज किए गए हैं, या वो ट्रांजेक्शन्स जो कि इस कन्वर्जन के पीरियड में कंक्लूड हुई हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट वही है जो एट एट से लेकर क्लॉज 8 से लेकर 11 तक इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देख लेते हैं। 3/1 नेसेसरी मेजर्स फॉर कन्वर्जन, वो जरूरी इकदाम जो कि कन्वर्जन के लिए जरूरी है। 3/1 For the success of the process of conversion, it is necessary that the bank set up all necessary procedures, create the required tools, explore alternatives to non-permissible financial practices, and train and promote the personnel required for proper implementation of the procedure of conversion। Conversions के लिए बहुत जरूरी है कि बैंक्स अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करें, और वो जो कन्वेंशनल जो डीलिंग्स हैं उनके लिए शरिया कंप्लाइंट ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, और अपने जो मुलाजमीन हैं उनको प्रॉपरली ट्रेन करे। खास तौर पर जो आपके यहाँ वो पर्सनल जो कि इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में शामिल हैं। और यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाई जाती है, तो चेंज एजेंट्स रखे जाते हैं। चेंज एजेंट्स वो होते हैं जो कि किसी भी जगह तब्दीली में बड़ा किरदार अदा करते हैं। उनकी एक से होती है। अब सबको बुलाकर आप तबलीग करें या उनको आप ताने करने की कोशिश करें, तो ये बसा औकात मुश्किल होता है। आप उनमें से जो इन्फ्लुएंशियल अफराद हैं जो कि आपकी इस तब्दीली से, कन्वर्जन से, या जो भी तब्दीली उससे मुत्तफिक हैं, और वो फर्दर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ब्रांच मैनेजर्स को आपने बुला लिया। ब्रांच मैनेजर अगर इस तब्दीली से मुत्तफिक हो गया, तो वो आपका चेंज एजेंट बन जाएगा। वो अपने स्टाफ को, अपने कोलीग्स को जो भी उसके साथ ब्रांचेस में हैं, उनको समझाएगा और इस चेंज प्रोसेस को आगे पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। तो इस तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में सुमेर और मसरूर माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं, आस पास साथ पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि अगर मसरूर मुत्तफिक हो गया इस प्रोसेस से या किसी तब्दीली से, तो सुमेर भी खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह के पर्सनल्स की आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि आप ये कन्वर्जन पूरा एक चेंज प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता। इसमें काफी लोगों को तैयार करना, जहनी तौर पर आमादा करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। The appropriate administrative arrangements must be in place, including changing the bank's operating license if required by the supervisory authority। कि आपके पास तमाम जो इंतजामी लवाजिमात हैं वो सब मुहैया हों, जैसे कि लाइसेंस वगैरह हासिल करना, और अमेंडिंग द बैंक्स बाय लॉज। आपके पास जाहिर है, आप जब कन्वेंशन इस्लामिक में हो रहे हैं, तो आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बैंक के जो जिन बाय लॉज के तहत बैंक कायम है, वो तमाम चीजें आपकी उसको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा थ्रू द, और उनका जो आप बायलॉज बना रहे हैं उसका भी शरिया से वेटिंग कराना जरूरी है कि वो चीजें एक्सेप्टेबल हैं शरिया। जाहिर है आपके पास जो शरिया एक्सपर्ट्स हैं, जो शरिया बोर्ड है, फिर शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट है, उससे उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का गुजरना जरूरी है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी जो आगे होने वाली तमाम चीजें हैं वो प्रॉपरली शरिया वेटेड हैं और अकॉर्डिंग टू शरिया हों।
so that they include objectives and operational measures that are appropriate to Islamic banking. The bylaws must be cleansed from anything that contradicts the nature of Islamic banking. ये वही बात कि आप ये कैसे पता चलेगा कि ये तमाम जो इस्लामिक बैंकिंग की उसके मुताबिक है, ये बायलॉज, ये डॉक्यूमेंट्स, ये जाहिर है आपको शरिया एक्सपर्ट ही बताएगा। और शरिया एक्सपर्ट आपके बाय रेगुलेटर, आपके अपने बैंक का शरिया बोर्ड है, और जो शरिया बोर्ड से पहले शरिया कंप्लाइंस का एक रिव्यू होता है। तो ये सारी इन चीज़ों को मद्देनजर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी की कंटिन्यूएशन में रीस्ट्रक्चरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक एंड इट्स एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर्स, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को उस तरह से रिस्ट्रक्चर करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर्स को देखें, कंडीशंस को देखें, एम्प्लॉय स्टैट्यूट्स को देखें टू फिट द सिचुएशन ऑफ कन्वर्जन। मैंने आपसे अर्ज किया था ये बहुत ही कॉमन सी बातें हैं, इसमें हम आपको मेरे ख्याल में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। एम आई राइट? जी जी जी, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है जी। ग्रेट ग्रेट। तो आई होप कि जहाँ आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे रोक लीजिएगा, मैं तो अपने फ्लो में चल रहा हूँ, क्योंकि आज खत्म करने थोड़ा सा बड़ा है, आई होप लेकिन हो नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं सही है, सही है, आपकी स्पीड भी सही है और चीज़ें भी जरा सिंप्लीफाई है, जितना हो नहीं रहा इशू। चले ग्रेट। अगले क्लॉज को देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अ शरिया एडवाइजरी बोर्ड। कि सबसे पहले जो कन्वर्टिंग बैंक है उसको चाहिए कि अपना एक शरिया एडवाइजरी बोर्ड बनाए, अगर नहीं है उसके पास। पाकिस्तान के सिनेरियो में तकरीबन तमाम जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, जो मतलब जिनकी विंडोज हैं, इस्लामिक विंडोज हैं, तकरीबन सबके पास ही शरिया एडवाइजरी बोर्ड्स हैं। तो वो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है, और फिर कह रहे हैं कि शरिया एडवाइजरी बोर्ड भी बनाए एंड एन इंटरनल शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट। एक शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट भी बनाए, बोर्ड भी बनाए, डिपार्टमेंट कंप्लाइंस, शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट भी बनाए, ताकि आपका ये जो शरिया से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसको ये लुक आफ्टर कर सके इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नेंस स्टैंडर्ड इशूड बाय एओफी। कि एओफी ने जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड इशू किए उसके मुताबिक, वो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारी शरिया स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे, उस उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपके लिए एक शरिया एडवाइजरी बोर्ड और शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट का होना जरूरी है। ये ईओफी के अलावा आपका जो रेगुलेटर है पाकिस्तान में, उसने जो शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क तमाम बैंकों में राइज किया हुआ है, जिसकी पाबंदी तमाम इस्लामिक बैंक्स के लिए लाजमी है, उसमें भी ये दो डिपार्टमेंट्स एक अहम सुतून के तौर पर डाले गए हैं, जिनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इस्लामिक बैंकिंग को या शरिया कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए। अगली क्लॉज में कहते हैं, रिफॉर्मेटिंग और डिजाइनिंग स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिमेंस और एग्जाम्पलर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंप्लाई विद शरिया रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अब जाहिर है आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो आपके तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मुताबिक बा शरीयत होने चाहिए, और उसके लिए आपके तमाम स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स डिजाइन किए जाएं, स्पेसिमेंस डिजाइन की जाएं, ताकि आपके जो आगे फ्यूचर में होने वाले तमाम मामलात हैं वो शरिया कंप्लाइंट हो। और उसके लिए जाहिर है फिर आपका पाकिस्तान में एक प्रोसेस डिफाइंड है कि एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है जो कि शरिया के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक इन कॉन्ट्रैक्ट्स को तैयार करता है, जिसमें और भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका इनपुट लिया जाता है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट का इनपुट लिया जाता है, लीगल का लिया जाता है, ऑब्वियसली लीगल का एक बहुत बड़ा अहम किरदार होता है। और तमाम डिपार्टमेंट से एक फीडबैक लेने के बाद वो शरिया कंप्लाइंस में भेजा जाता है, तो शरिया कंप्लाइंस उसको रिव्यू करके अगर वो सेटिस्फाई है तो आगे शरिया बोर्ड को भेजता है और शरिया बोर्ड उसकी अप्रूवल। अगले क्लॉज में कहते हैं, ओपनिंग अकाउंट्स विद लोकल और इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक्स एंड रिवैम्पिंग ऑफ द अकाउंट्स दैट आर मेंटेन्ड विद लोकल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कन्वेंशनल बैंक। मतलब ये कि जब आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो जाहिर है आपको नॉस्ट्रो अकाउंट भी आपको कहीं खोलना पड़ेगा, या लोकली आप कहीं आपका जहाँ पर आप अपना सरप्लस फंड किसी बैंक में अगर पार्क करते हैं, जैसे बैंक्स नॉर्मली करते हैं, बैंकों के अपने अकाउंट्स खुले होते हैं दूसरे बैंकों में, जहाँ पर खासतौर पर इस्लामिक बैंक्स में हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि हम अपनी प्लेसमेंट इस्लामिक बैंक्स में करते हैं, वहां से कोई अच्छा रेट मिलता है तो हम वहां पर प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से आप जब अकाउंट्स खोलें तो आप लोकल और इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक्स में खोलें, और अपने जो एग्जैक्ट जो आपके अकाउंट्स ऑलरेडी मेंटेन है, जैसे इन्होंने ये लिखा है, एंड रिवैम्पिंग ऑफ द अकाउंट्स दैट आर मेंटेन विद लोकल कॉरेस्पॉन्डिंग कन्वेंशनल बैंक्स, और या वो उनको रिवैम्प करें जो आपके ऑलरेडी कन्वेंशनल बैंक्स में आपके जो हैं अकाउंट्स ऑलरेडी हैं, तो उसको दुरुस्त करें। दुरुस्त इस सेंस में कि अगर वो करंट अकाउंट्स हैं तो फिर तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जिसमें आगे चल के ये वजाहत करेंगे।
लेकिन अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो या तो आप उसको क्लोज कर दें, या अगर आपके लिए पॉसिबल है तो उसको आप इस्लामिक में कन्वर्ट करें, शरिया कंप्लाइंट में कन्वर्ट करें। एनी डीलिंग्स विद कन्वेंशनल बैंक्स मस्ट बी लिमिटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नीड टू डू सो। कि अगर आपकी बहुत ही मजबूरी है कि आपको कन्वेंशनल बैंक में अकाउंट खोलना है, जैसे नॉस्ट्रो अकाउंट्स में आपके पास नॉर्मली आपके पास चॉइस होती नहीं है, तो ये आपकी एक बुनियादी जरूरत है। तो आप खोल लें, और उससे फिर कोई इस तरह की कोई आमदनी आती है जो कि शरिया नॉन कंप्लाइंट हो, तो उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, जैसे कि इस स्टैंडर्ड में भी और बाकी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिस पर ये बात की गई है। Preparing a special program for preparing personnel and training them to deal with the application of Islamic banking practices। कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर है अपने तमाम स्टाफ को, पर्सनल को, और जो मुतल्लिका तमाम मुलाजमीन हैं उनको आप ट्रेनिंग प्रोग्राम आप करेंगे। जैसे हम लोग भी अपने बैंक में कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे जाके कन्वर्ट करना है, तो कन्वेंशनल बैंक्स में कन्वेंशनल जो ब्रांचेज हैं उनके स्टाफ को, और जो बैक ऑफिस के स्टाफ हैं उनको हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने अपने प्रोग्राम्स डिजाइन करने लगे हैं, और इंशाल्लाह ये उस तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगले क्लॉज में कहते हैं टेकिंग नेसेसरी मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, गवर्नेंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड, एथिक्स स्टैंडर्ड्स इशूड बाय यूओपी स्टैंडर्ड्स। और ये सब के आप ये तमाम जो मेजर्स जो हमने बताए हुए हैं यूओपी स्टैंडर्ड्स में, चाहे वो अकाउंटिंग के हों, ऑडिटिंग के हों, गवर्नेंस के हों, एथिक्स स्टैंडर्ड्स हों, उन सबको आप कंप्लाई करें। फोर, क्लॉज नंबर फोर है डीलिंग विद बैंक्स। बैंकों के साथ आप किस तरह से मामला करेंगे। तो ये पहली जो क्लॉज है ये रेगुलेटर के साथ आप किस तरह से डील करेंगे। रेगुलेटर के साथ डील करने के लिए उन्होंने कुछ उसूल बताए, रहनुमा उसूल बताए। Exerting all possible efforts to adapt the ways of dealing with central bank regarding deposits, liquidity needs, or otherwise in a way that does not conflict with the rules of Sharia। कॉमन सी बात है कि आप जब कमर्शियल रेगुलेटर के साथ, आप सेंट्रल बैंक के साथ आप डील कर रहे हो, तो जाहिर है बैंक्स को सेंट्रल बैंक्स के साथ डील करना पड़ता है, उनको अपनी लिक्विडिटी नीड्स को मैनेज करना पड़ता है, उनको एसएलआर सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आप जो कुछ भी डील कर रहे हैं ये शरिया के रूल्स के अगेंस्ट ना हो, स्पेशली रूल्स दैट गवर्न रिबा ट्रांजैक्शन। बहुत सिंपल सी बात है। द पॉसिबल alternatives to the reserve amount required by law include, among others, depositing receivables represented by commercial paper to be paid later by customers instead of accepting the freezing of the cash account। कि आप यूं करें कि जो आपके रिजर्व्स रखवाने के लिए एक मुतबादिल ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि आप अपने फंड्स को रिसीव करने के बजाय वो बॉन्ड्स आप मरकजी बैंक के पास रखवाएं, जो कि बैंक के जो समझने के जो क्या कहेंगे उसको, presented by a commercial bank to be paid later by customer instead of accepting the freezing of the cash account। अपने इन जो बैंक के ग्राहक है या बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो उनके डेट से मुतल्लिक, मतलब हुकूमती जो सरमायाकारी है वो तमाम की तमाम आपकी शरिया कंप्लाइंट हो। द बैंक कैन ऑल्सो फाइनेंस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स यूजिंग इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स। आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में आप उसको इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे आपके सुकूक्स होते हैं। Among the possible alternatives for the purpose of setup is for the bank to maintain current accounts that accrue no interest or disposing of the interest earned। कि आपके पास जो मुमकिना मुतबादिल तरीके हैं उनमें से एक ये हो कि आप करंट अकाउंट्स खोलें बैंक, सेंट्रल बैंक के साथ, या अगर आपको कोई इस तरह का सेविंग अकाउंट खोलना पड़ता है तो उसका जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसको आप डिस्पोज ऑफ करें। इफ दैट इज इम्पॉसिबल, यानी इफ दैट इज इम्पॉसिबल से मुराद ये है कि अगर आपके पास करंट अकाउंट खोलना इम्पॉसिबल हो तो आप सेविंग अकाउंट खोल लें, लेकिन उस सूरत में आपको इंटरेस्ट जो आप रिसीव करेंगे उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। एंड अडेप्टिंग द वेज ऑफ डीलिंग विद द सेंट्रल बैंक फॉर एक्वायरिंग लिक्विडिटी, फॉर एग्जाम्पल बाय द ओपनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द। अब ये दूसरी सूरत बयान करें, ऊपर वाली जितनी सूरतें थी वो आपका अकाउंट खोलने की बात कर रहे थे सेंट्रल बैंक में, लेकिन ये वाली जो क्लॉज, ये आखिरी का जुमला है, ये सेंट्रल बैंक का आपके पास अकाउंट खोलने की बात कर रहा है। कि अगर आपको सेंट्रल बैंक से लिक्विडिटी रिक्वायर्ड हो, आपको सेंट्रल बैंक से कोई लिक्विडिटी चाहिए हो, या कोई इस तरह की अरेंजमेंट चाहिए हो, तो उस सूरत में आप सेंट्रल बैंक का अपने पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकते हैं, कोई सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं।
4/2, revamping the transactions with commercial banks on the basis of riba-free transactions and application of instruments acceptable by Sharia. कि आप अपने जो तमाम ट्रांजेक्शंस हैं जो कन्वेंशनल बैंक्स के साथ हैं उनको आप रिबा फ्री ट्रांजेक्शंस में कन्वर्ट करें और वो इंस्ट्रूमेंट्स आप जारी करें जो कि शरिया के नज़दीक काबिल कबूल है. Intensifying transactions with Islamic financial institutions through bilateral exchange of current or investment accounts and considerable cooperation in the area of remittance. सिंपल सी बात है कि जो इस्लामिक बैंक्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें और एक दूसरे के साथ बायलैटरल एक्सचेंज करें, करंट अकाउंट्स का तबादला करें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का तबादला करें और रेमिटेंस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें. और ये जो एलसीज वगैरह का जो मामला है उसमें भी एक दूसरे के साथ मामला कॉपरेट करें. जैसे आप पाकिस्तान में हैं, कोई इस्लामिक बैंक फर्ज करें दुबई में है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें. सिंपल सी बात है. या जो विद इन द पाकिस्तान है वो आपस में सिंडिकेट फाइनेंसिंग करें. सिंडिकेट फाइनेंसिंग समझते हैं सब लोग. जी बिल्कुल समझ रहे हैं। जी सर। अच्छा पिछले वाले क्लॉज में ये मैं जो यस सर. समझ पा रहा था कि वो रीवैम्पिंग का के ऊपर डिपेंड कर रहा था। पहले उसे रीवैम्प ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद जो अदर टूल्स हैं जिसमें एक्सचेंज है, अकाउंट्स हैं, कंस्ट्रक्टिव रेमिटेंसेस, डॉक्यूमेंट्स एंड क्रेडिट्स हैं, तो रीवैम्प कर रहा है, हर एक चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है, हर ट्रांजेक्शन कन्वर्ट कर रहा है इस्लामिक में। ये हालात है। बिल्कुल 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 यही मुराद है. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अच्छा सॉरी, मेरा थोड़ा काफी, बल्कि थोड़ा नहीं काफी गला खराब है, तो माफ कीजिएगा मेरी आवाज को. उनके लिए अगले क्लॉज पे चलते हैं. क्लॉज नंबर 5, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज इन परमिसिबल वे. कि किस तरह से जायज तरीके से हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इसमें लिखा है, इन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज इट इज नॉट परमिसिबल फॉर द बैंक टू रिसीव इंटरेस्ट एज कंपनसेशन फॉर सर्विसेज रेंडर. ऑब्वियस सी बात है कि बैंकिंग सर्विसेज में आपके लिए इजाजत नहीं है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो सूद की मद में वसूल करें. इट इज अ रिक्वायरमेंट दैट एन इस्लामिक ऑल्टरनेटिव बी वर्कड आउट सच एज ट्रीटमेंट ऑफ अनकवर्ड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स थ्रू मुराबा. अगर आपके पास एलसीज हैं जो कि आपके पास है, उसका एक शरिया कंप्लाइंट ऑल्टरनेट हो सकता है कि आप मुराबा करें, मुशारका करें, मुदारबा करें. तो ये तमाम जो ऑल्टरनेट्स आपके लिए अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ शरिया आपकी मतलब उसके मुताबिक हों. इट इज नॉट परमिसिबल टू टेक अ कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग अ मेयर फैसिलिटी. फकत फैसिलिटी देने की आप कमीशन उस से चार्ज नहीं कर सकते. हाउएवर द कमीशन मे बी लिंक्ड टू एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी. हाल बताइए कि क्रेडिट फैसिलिटी देने में आपको जो अखराजात हुए हैं, तो उस अखराजात की मद में आप उसको चार्ज कर सकते हैं. ये पिछले स्टैंडर्ड में भी हम इसको देख चुके हैं और आगे भी तफसीलात आती रहेंगी, कॉमन सी बातें. अगला क्लॉज है क्लॉज नंबर 6, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑन द इंटरेस्ट बेस्ड रिसीवेबल्स एंड देयर शरिया ऑल्टरनेटिव्स. जो कन्वर्जन है उसका असर आपके सूदी रिसीवेबल्स पे, जो कि आपने कहीं फाइनेंसिंग की होगी तो वहां से आपको जो रिसीवेबल्स आ रहे हैं, इंटरेस्ट बेस्ड रिसीवेबल्स आ रहे हैं, उसकी उस पर क्या इम्पेक्ट आएगा और उसकी शरिया ऑल्टरनेटिव्स क्या है. तो ये कहते हैं, ऑल ट्रेसेस ऑफ कन्वेंशनल ट्रांजैक्शंस वेयर बाय द बैंक ओरिजिनली ओरिजिनेटेड मॉनेटरी एसेट्स एंड इज लायबल टू पे इंटरेस्ट फॉर देम मस्ट बी लिक्विडेटेड. कि वो तमाम जो कन्वेंशनल ट्रांजैक्शंस के जरिए से जो आपने मॉनेटरी एसेट्स आपने हासिल किए हैं, मॉनेटरी एसेट से मुराद आपके समझ लें वो हैं जो कहते हैं जिसको आपके क्या कहेंगे, जिसमें मतलब यूं समझ लें कि जैसे आपने लोन्स दिए हैं जिसका ताल्लुक पैसे से है. कुछ एसेट्स आपके होते हैं जो फिक्स एसेट्स होते हैं, जो कि हार्ड असासों की सूरत में होते हैं, जैसे आपकी इन्वेंट्री होती है, फिक्स एसेट्स होते हैं. लेकिन ये मॉनेटरी एसेट्स वो मॉनेटरी एसेट्स के लिए जो बेहतर वर्ड मार्केटिंग में उसमें अकाउंटिंग में नॉर्मली यूज करते हैं, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है. तो वो आपके एसेट्स जो कि आपने अक्वायर किए हैं आपके कन्वेंशनल ट्रांजेक्शंस के थ्रू से, तो उसको लिक्विडेट करना आपके लिए जरूरी है नहीं, इसमें कि फिक्स आप उसको एसेट्स की भी लिक्विडेट बात करें. हो रही है या नहीं सिर्फ नहीं, फिक्स नॉर्मल एसेट्स की एसेट? बात नहीं हो रही, अच्छा। मॉनेटरी एसेट्स की बात हो रही है. अच्छा, मॉनेटरी एसेट ये है कि फिर अगर आपने रिटर्न अर्निंग्स जो भी आपके पास आ रही हैं आरओई से,
उनको अगर आपने किसी नहीं, नेशनल रिटर्न अर्निंग की गवर्नमेंट। बात नहीं कर रही है। अच्छा। अदनान साहब, ये रिटर्न अर्निंग की बात नहीं कर रहा। वो उसके लिए अलग से क्लॉज है। अच्छा। ये बात कर रहा है जो आपके फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल साइड एसेट्स पे। की फाइनेंशियल एसेट्स की जी। जी, फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल की बात कर एसेट्स। रहे एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहा है। इसमें आपके लोन्स हो सकते हैं, आपने कहीं पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, वो आ सकती है। या दूसरे बैंक्स में आपका अकाउंट हो सकता है। ओके। ठीक है, वो एसेट्स ठीक में हो हो गया, रहा ठीक है। हो गया। दिस इज द रूल वेदर सच ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इंडिविजुअल बैंक्स और सेंट्रल बैंक। तो वो कह रहा है कि ये रूल हर उस ट्रांजेक्शन पर अप्लाई होगी, चाहे आपने ये डीलिंग किसी इंडिविजुअल के साथ की हो, बैंक के साथ की हो, या सेंट्रल बैंक के साथ की हो। तो ये तमाम उस पर मतलब उन पर ये रूल अप्लाई होगा। दिस लिक्विडेशन इंक्लूड्स अमंग अदर्स द कंडीशंस रिलेटिंग टू द डिपॉजिट्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ये खुद इसने एग्जांपल दे दी है कि ये डिपॉजिट्स पर लागू होगा, क्योंकि ये मॉनेटरी एसेट्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स शरिया में अलाउ नहीं है। प्रेफरेंस शेयर का मालूम है सबको। हैं। जी जी। जरा प्रेफरेंस शेयर्स के क्या बना था सर? प्रॉफिट पेमेंट में जो ना प्रेफरेंस दी जाए, लेट्स से। जो हमारे नॉन बैंकर्स हैं, उनको आइडिया है प्रेफरेंस शेयर से क्या मतलब है? नहीं सर, इसका बता दें, आइडिया नहीं है। नहीं, मुझे भी जरा क्लियरिटी नहीं है इसकी। फिर जरा आप बताएंगे। जी जी। अब ये बेसिकली एक तो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स में किसी किस्म की प्रेफरेंस जो कि मोस्टली डिविडेंड पेमेंट के टाइम पे जो है वो यूजुअली प्रेफरेंस दी जाती है कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बाद में डिविडेंड पे किया जाएगा, इन्हें जो है वो एक यूजुअली वो हमेशा जो है वो एक तरह से कंफर्म दिया, वो कह सकते हैं कि फिक्स प्रॉफिट होता है वो पे करेंगे, और इनका नंबर हमेशा प्रॉफिट डिविडेंड पेमेंट में पहले आता है। इसी तरह जब राइट। लिक्विडिटी का टाइम आएगा तो इनकी पेमेंट जो है वो पहले यही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यूजुअली वापस समझ किए में आ जाते गई, हैं। ठीक, समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, समझ थोड़े गया। सिंपल अल्फाज में बताऊं तो किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स को अमूमन दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, कॉमन शेयर होल्डर और प्रेफर्ड शेयर होल्डर, या प्रेफर्ड आप कह लें प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर, नाम से ही वाजह है कि ये वो शेयर्स होते हैं जिनको अदायगी के वक्त प्रेफरेंस दी जाती है। कि जैसे आपने मुनाफा तकसीम करना है शेयर होल्डर्स में, तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इनका इनका जो प्रॉफिट है ये पहले से तय होगा कि इनको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। और दूसरा, लिक्विडिटी के वक्त अगर खुदा ना खास्ता ये जो कंपनी है ये लिक्विडेट हो रही हो, तो उस वक्त इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी पहले, सबसे पहले इनको चुकता किया जाएगा, और उसके बाद फिर बाकी शेयर होल्डर्स की बारी आएगी। तो इसमें चूंकि पहले से प्रॉफिट तय होता है, शेयर होल्डिंग का जो शरिया प्रिंसिपल है वो बेसिकली उस शराकत के गिर्द घूमता है। और शराकत में रियल टाइम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है। तो कॉमन शेयर होल्डिंग में तो ये बात लागू होती है कि वहां पर जितना मुनाफा होता है या जितनी कंपनी डिक्लेयर करती है उतना मुनाफा उसको मिलता है। लेकिन प्रेफरेंस में तो उसको लाजमी तौर पर वो मुनाफा मिल ही रहा होता है। तो ये सूद की एक किस्म है, गोया अगर आप शेयर, ये ये सूद प्रेफरेंस की शेयर्स किस्म भी खरीदते हैं। होगी और प्रेफरेंस चली गई तो चाहे बिल्कुल सूद की बिल्कुल, किस्म में बिल्कुल। चला गया। या एग्जैक्टली, प्रॉफिट एग्जैक्टली गारंटीड आप। हो गया, और एक फिक्स प्रॉफिट गारंटीड हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें रिस्क का भी फैक्टर एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आपको सबसे पहले आपको अपना हिस्सा मिलेगा लिक्विडेशन की सूरत में। तो एक तरह से आपको गारंटी किया जा रहा है। जी हाँ। तो रिस्क का फैक्टर भी नहीं है, ऊपर से फिक्स इनकम मिल रही है। तो प्रेफरेंस शेयर्स की इजाजत शरिया में नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जिस बैंक को कन्वर्ट कर रहे हैं उस बैंक ने इम्परमिसिबल ट्रांजेक्शन्स कर रखी हैं थ्रू कन्वेंशनल ट्रांजेक्शन्स। जैसे उन्होंने खुद मिसाल दी कि डिपॉजिट्स हैं आपके कन्वेंशनल बैंक्स में, सूदी डिपॉजिट्स हैं आपके, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं, या इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, कन्वेंशनल बॉन्ड्स, या इंटरेस्ट बेस्ड सर्टिफिकेट्स खरीदे हुए हैं जो कि शरिया नॉन कंप्लाइंट हैं, दैट वर इशूड बाय द बैंक बिफोर द डिसीजन ऑफ कन्वर्जन। यानी कन्वर्जन के डिसीजन से पहले जो जो कुछ आपने नॉन कंप्लाइंट आपने ट्रांजेक्शन्स आपने कर रखी हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहां पर फिर इसकी इजाजत नहीं होगी, आपको वो लिक्विडेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी फर्दर जो वजाहत आएगी वो आइटम नंबर 9 में दी आएगी।
तो ये नोट कर ले, आइटम नंबर 9 आएगा तो उसको हम फिर फर्दर देखते यहाँ हैं। पे इसने प्रेफरेंस शेयर के साथ ट्रीटमेंट क्या करनी वो नहीं बताया इसने यहाँ पे ना। वो यही कह रहा है कि आप उसको लिक्विडेट करेंगे, अच्छा वो लिक्विडेट होने, ओके फाइन, कोई बात नहीं। लिक्विडेट होंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है ना कि वेयर बाय द बैंक ओरिजिनेटेड मॉनेटरी एसेट्स एंड इज लायबल टू पे इंटरेस्ट फॉर देम मस्ट बी लिक्विडेटेड, कि आप जी इनको ठीक लिक्विडेट करेंगे। ठीक है, अगला क्लॉज देख लेते हैं। द बैंक मस्ट कन्फाइन इटसेल्फ टू परमिसिबल ऑपरेशंस फॉर एक्वायरिंग द नेसेसरी फंड्स टू ऑपरेट और टू मीट इट्स लायबिलिटीज, कि बैंक को अगर फंड्स की जरूरत हो तो वो फकत परमिसिबल ऑपरेशंस के जरिए से उस फंड्स को ओरिजिनेट करेगा। फिर वो परमिसिबल फंड्स की उसने एग्जांपल्स नीचे बताई हैं कि द शेयर होल्डर में इंक्रीज देयर शेयर कैपिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बैंक। देखिए, जब भी बैंक को फंड्स की जरूरत पड़ती है तो अमूमन उसके दो तरीके होते हैं, या तो वो थ्रू इक्विटी करे, शेयर होल्डिंग के थ्रू करे, मजीद शेयर्स इशू करे, या फिर ये कि वो बॉन्ड्स जारी करे, या जो समझ ले कि इस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जारी करे। तो ये पहला जो क्लॉज है ये उसकी बात करता है कि अगर आप अपना फंड जनरेट करना चाहते हैं तो थ्रू इक्विटी आप जनरेट करें। द शेयर होल्डर में इंक्रीज देयर शेयर कैपिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बैंक्स कैपिटल एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स, के शेयर होल्डर ये कर सकते हैं कि वो अपना शेयर कैपिटल बढ़ाएं और जिससे बैंक का कैपिटल बढ़े और इससे बेसिस मिले मजीद सेविंग अकाउंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और करंट अकाउंट को अट्रैक्ट करने के लिए। जाहिर है जब जैसे शेयर होल्डिंग आपकी इंक्रीज बढ़, आपका कैपिटल बढ़ता है तो आपका जो कस्टमर्स हैं, आपके डिपॉजिटर्स हैं, उनका ट्रस्ट भी उस बैंक पे बढ़ता है। सेकेंड क्लॉज, इशुएंस ऑफ इस्लामिक सर्टिफिकेट सच एज मुदारबा, मुशारका और इजारा सर्टिफिकेट। अब हमने बात की थी कि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आप अपनी